प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली का अध्ययन करने के लिए हमें पाइथागोरस की प्रमेय का ज्ञान होना आवश्यक है। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा लंब के पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा कर्ण की घात 2, लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंब की घात 2 और आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा आधार की घात 2। तो अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हम एक समकोण त्रिभुज ABC ले लें, इसमें AB आधार, BC लंब तथा AC कर्ण हो, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। प्रश्नावली 1.2 से पूर्व दो उदाहरण काफी अच्छे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इनको मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न उदाहरण 3 है, संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित कीजिए। तो इसको हम प्रदर्शित करने के लिए इसी पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो √2 को हम लिख सकते हैं √1 + 1 और 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो इसलिए 1 के स्थान पर हम 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अर्थात √2 बराबर √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इसकी तुलना करें अगर हम पाइथागोरस के कथन से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम इसकी तुलना कर लें √2 बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से, तो लंब 1 और आधार 1 होगा। अर्थात अगर हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज का निर्माण करें जिसका आधार 1 इकाई और लंब 1 इकाई हो, तो उसका कर्ण जो है √2 इकाई होगा। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका आधार 1 इकाई तथा लंब 1 इकाई हो। तो यहाँ पर एक मैंने संख्या रेखा प्रदर्शित कर ली है और संख्या रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाए हैं, जिससे विवेचना करने में, स्पष्टीकरण करने में थोड़ी सी आसानी हो। किंतु चित्र चूंकि बड़ा बने, आपको अच्छे से दिखाई दे, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 न लेकर के 2 सेंटीमीटर को 1 लिया है। तो यहाँ पर जो अंक दर्शाए गए हैं संख्या रेखा पर, वो हर 2-2 सेंटीमीटर पर अंक दर्शाए गए हैं। जैसे 0 से देखें तो 2 सेंटीमीटर पर 1 है, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पर 2 है, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पर 3 है, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पर 4 है। तो और इधर बाईं ओर 2 सेंटीमीटर पर -1 है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो 0 के बाद दाहिनी ओर अगर हम देखें तो एक डॉट छोड़ करके 1 है, तो एक बीच में डॉट छोड़ दिया है और सीधे 1 है, फिर एक डॉट छोड़ के 2 है, फिर एक डॉट छोड़ के 3 है। तो आधार हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, AB से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो यह 1 इकाई पर आता है। अब हम 1 इकाई के बिंदु B पर एक लंब BC 1 इकाई का डाल देते हैं, अर्थात 2 सेंटीमीटर लंबा ही इसको डाल देते हैं। तो अगर हम देखें तो AB और BC परस्पर लंब हैं। अगर हम A और C को मिला दें तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC हो जाएगा। अर्थात इसका कर्ण AC √2 इकाई का होगा। तो AC को मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया है, तो आपको त्रिभुज ABC स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा होगा। इसका कर्ण √2 है। अब यह बिंदु C AC रेखा संख्या रेखा पर नहीं है, तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रकार में AC दूरी भर लेते हैं और बिंदु A को केंद्र मानकर बिंदु C से चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा पर आए। तो इस चाप को मैंने लाल रंग से दर्शाया है। संख्या रेखा पर जिस स्थान पर यह छूता है वह स्थान √2 को प्रदर्शित करता है। तो अगर आप देखें तो यह निशान लाल चाप जो है संख्या रेखा को 1 और 2 के बीच में काटता है और बीच में एक डॉट भी है, तो उससे कुछ पहले है। तो डॉट जो है 1.5 को प्रदर्शित करता है, तो अर्थात √2 का मान 1.5 से कम है।
वास्तव में √2 का मान होता है 1.414। तो यह 1.4 के नजदीक ही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 है। इसमें हमें √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो √3 को हम लिख सकते हैं √2 + 1। √3 को हम लिख सकते हैं √2 + 1। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 का वर्ग और 1 को लिख सकते हैं हम 1 का वर्ग। तो √3 बराबर हो जाएगा √2 का वर्ग + 1 का वर्ग। अर्थात अगर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें जिसका आधार √2 इकाई का हो और लंब 1 इकाई का हो, तो उसका कर्ण √3 इकाई का होगा। तो सर्वप्रथम हम √2 इकाई का आधार बनाने के लिए पहले हमें √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इसे हम उदाहरण संख्या 3, जो कि पूर्ववत अभी आपको बताया गया है, इसके अनुसार ही √2 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। और √2 पर हम एक इकाई का लंब खींच लेते हैं। इस लंब को इस चित्र में DE से प्रदर्शित किया गया है और समकोण त्रिभुज ADE का कर्ण √3 होगा, अर्थात AE √3 होगी। तो AE दूरी को हम प्रकार में भर करके बिंदु E से एक चाप लगाते हैं। इस चाप को मैंने हरे रंग से दर्शाया है। यह चाप संख्या रेखा पर जहां पर काटता है वह स्थान √3 है। तो हम चित्र में देखते हैं यह स्थान 1.5 से अधिक है और 2 से कम है। तो अगर हमें ज्ञात है कि √3 का मान होता है 1.732, तो यह लगभग 1.7 के नजदीक ही है। तो यह शुद्धता पूर्वक √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें हमें यह बताना है कि दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो पहले प्रश्न के पहले खंड में कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अभी हमने उदाहरण 3 और उदाहरण 4 में भी देखा है कि हमने 2 अपरिमेय संख्याएं √2 और √3 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। तो इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन असत्य है। संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के अतिरिक्त शून्य भी अंकित होता है। तो किसी प्राकृतिक संख्या m का वर्गमूल ऋणात्मक अथवा 0 नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ ही 1 से होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक होते हैं और शून्य भी नहीं होते हैं। अतः स्पष्ट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमारा तीसरा कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन भी असत्य है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, किंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो यह संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को हम देखते हैं। इसमें हमें यह बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं।
तो बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक ऐसे होते हैं जिनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। जैसे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उन सभी के वर्गमूल परिमेय होते हैं। जैसे वर्गमूल 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2/1 P/Q का रूप है, तो यह परिमेय संख्या है। अब एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम 9 ले लेते हैं। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 को भी 3/1 अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4/1, तो यह भी P/Q का रूप है। ऐसे ही 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो वह भी P/Q का है रूप है। √36 का वर्गमूल 6 होता है, तो वह भी 6 को भी 6/1 लिखा जा सकता है, तो यह P/Q के रूप हैं। अर्थात जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपितु √7, √8, √10 आदि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उनके वर्गमूल परिमेय ही होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसको हम उदाहरण 3 तथा उदाहरण 4 के तरीके से ही करेंगे। तो √5 को लिख सकते हैं हम √4+1, और 4 चूंकि 2 का वर्ग है तो √5 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अर्थात हमें √5 को दर्शाने के लिए एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 2 इकाई तथा लंब 1 इकाई हो। तो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं और इसमें 2-2 सेंटीमीटर पर हम 1, 2, 3, 4 और इधर बाईं ओर -1 ले लेते हैं। तो अब हमें आधार लेना है 2 इकाई, तो हम 0 से 2 को आधार ले लेते हैं 2 इकाई का, और 2 पर 1 इकाई अर्थात 2 सेंटीमीटर का एक लंब खींच देते हैं और उसको हम 0 से 0 से मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो यह त्रिभुज दिखाई देता है उसका कर्ण √5 से प्रदर्शित होता है, और उस कर्ण की दूरी को हम प्रकार में भर लेते हैं और ऊपरी बिंदु से चाप लगाते हैं जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है। तो वह संख्या रेखा पर √5 पर आकर के मिलता है। तो यह √5 का इस प्रकार से √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न संख्या 4 में हमें एक ही आकार में √2, √3, √4, √5, √6 को दर्शाना है। तो इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले हम √2 को बनाएंगे। तो √2 को हम लिख सकते हैं 1+1 अर्थात 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अर्थात एक ऐसा समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे जिसका आधार 1 हो और लंब 1 हो। तो हम OP1 P2 बनाते हैं। तो 1 इकाई हम OP1 ले लेते हैं 1 इकाई, और P1 पर लंब हम ले लेते हैं P1 P2 1 इकाई, और इसका जो कर्ण है हमारा OP2 यह √2 है। अब P2 पर हम फिर पुनः लंब बना देते हैं, क्योंकि √3 को हम दर्शाना चाहते हैं। √3 होता है √2 प्लस 1 अर्थात √2 का वर्ग प्लस +1 का वर्ग। तो √2 चूंकि यहाँ पर खींचा हुआ है पहले से ही, OP2 √2 है, तो इसी पर हम लंब 1 इकाई खींच लेते हैं। तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा हमारा OP2 P3, इसका जो कर्ण है √3 वह होगा, अर्थात तो OP3 √3 है। अब हम √4 को दर्शा रहे हैं, तो √4 होगा √3 प्लस 1 अर्थात √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो P3 पर हम एक लंब खींच देते हैं 90 अंश का, और 1 इकाई का हम खींचेंगे। तो इस प्रकार से OP4 जो OP3 P4 एक त्रिभुज बन जाएगा। इसमें OP4 जो है √4 को प्रदर्शित करेगा। अब √5 को प्रदर्शित करने के लिए √5 को हम लिख सकते हैं √4 प्लस 1 अर्थात √4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो √4 है हमारा OP4, तो P4 पर हम एक लंब
P4 P5 खींच देते हैं, यह एक इकाई का है, O से हम P5 को मिला देंगे तो यह √5 को प्रदर्शित करेगा। तो अब √6 को हम लिख सकते हैं √5 + 1, तो अर्थात √5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो √5 है हमारा OP5, तो P5 पर हम एक इकाई का लंब खींच देते हैं, P5 P6, O को P6 से मिला दे हैं तो यह दूरी √6 से प्रदर्शित होगी। इस प्रकार अगर हम चाहें तो इसको और आगे भी बढ़ा करके विभिन्न अंडर वाली संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। आशा है कि आपको यह प्रश्नावली अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।